सो नेक्स्ट है कल्चर एंड आइडेंटिटी। सो आइडेंटिटीज जो होती है वो इनहेरिटेड नहीं होती हैं, ये हमें मिलती हैं इंडिविजुअल, एज एन इंडिविजुअल हमें मिलती हैं या फिर एज ए ग्रुप, ग्रुप से हमें मिलती हैं, जो कि हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं उनसे हमें मिलती हैं। एक इंडिविजुअल के लिए जो सोशल रोल्स होते हैं उसी से उसकी आइडेंटिटी शेप होती है। और मॉडर्न सोसाइटी में एक इंडिविजुअल के जो है मल्टीपल रोल्स होते हैं। लाइक एक ही पर्सन जो है वो पेरेंट भी होता है, वो चाइल्ड भी होता है, ठीक है। तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स हैं वो स्पेसिफिक होती हैं, हर रोल के लिए डिफरेंट होती हैं, ठीक है। सिर्फ इतना काफी नहीं है कि आप कोई भी रोल इनेक्ट करो, ठीक है। या फिर अगर आप मदर हो तो बस आप मदर हो, ये काफी नहीं है, ठीक है। या आपको उसको रिकग्नाइज्ड होना पड़ेगा, एक्नॉलेज होना पड़ेगा उस रोल को, रोल के लिए, ठीक है। तो अब ये चीजें कहाँ से कोई भी रोल जो है वो रिकग्नाइज्ड कैसे होगा या एक्नॉलेज्ड कैसे होगा, ये रिकग्निशन कहाँ से आएगा। सो ये बेसिकली आ सकता है लैंग्वेज से, ठीक है। जो भी रोल प्लेयर्स हैं या फिर जो भी इंडिविजुअल है वो किस तरीके की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे वो आप उसके रोल का पता लगा सकते हो कि वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है, कि वो चाइल्ड है या फिर वो पेरेंट है, ठीक है। सो पेरेंट की लैंग्वेज एक डिफरेंट होती है, बच्चे की लैंग्वेज डिफरेंट होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि स्कूल्स में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जो तरीका होता है एक दूसरे को रेफर करने का, कि वो अपने टीचर्स को या अपने क्लासमेट्स को कैसे ट्रीट करते हैं, वो सब क्या होता है, डिफरेंट होता है। वो कोड्स में लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है, डिफरेंट कोड्स यूज करते हैं, उनके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, सिग्निफिकेंसेस डिफरेंट होती हैं। इसी का एक एग्जाम्पल है कि विमेन जो होती है ना वो भी अपना एक ओन लैंग्वेज, खुद की एक लैंग्वेज क्रिएट करती हैं, खुद को एक्सप्लेन करती हैं। ये एक उनका प्राइवेट स्पेस भी हो सकता है जहाँ पे किसी और का कंट्रोल नहीं होता। फॉर एग्जांपल किसी भी डोमिनेटिंग बॉडी का कोई यू नो कोई कैसे कह सकते हैं इसको, प्रेशर कह सकते हैं कि उससे बहुत दूर होती हैं, ठीक है, किसी भी डोमिनेटिंग बॉडी से दूर होती है। इसके अलावा कल्चर के साथ साथ बहुत सारे सब कल्चर्स भी होते हैं। अब सब कल्चर्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, स्टाइल, टेस्ट या एसोसिएशन, कि आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हो, आपकी कंपनी कैसी है, ठीक है। अब आपका जो सब कल्चर होता है इसके अंदर आपकी स्पीच, ड्रेस कोड, प्रेफरेंस, ये सब चीज़ें डिफाइन करती हैं आपके सब कल्चर को, कि आपका सब कल्चर कैसा है, आपके ग्रुप मेंबर्स कैसे हैं। अब सब कल्चर जो फंक्शन करता है वो बिल्कुल कल्चर की तरह ही करता है और आपको एक आइडेंटिटी देता है। एंड इसमें सब कल्चर में क्या होता है कि आपके जो पूरे ग्रुप मेंबर्स हैं सबकी आइडेंटिटी जो है वो सेम होती है। ऐसा हो सकता है कि कोई एक लीडर हो, बाकी सब उसको फॉलो करें, या फिर सब एक साथ काम करें, बट पूरे ग्रुप का जो पर्पस होता है वो सेम होता है। एक एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं कि सोसाइटी में या नेबरहुड में कुछ लोग एक क्लब फॉर्म कर लेते हैं। इस क्लब में वो कुछ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज करते हैं, जैसे जैसे कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो गई, ठीक है। स्पोर्ट्स के लिए एक यूथ क्लब है, वो कुछ एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है। तो वो स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका एक पर्पस जो है वो सेम है, ठीक है। बहुत लोगों को फिर वो उससे इंस्पायर भी करते हैं। एंड इससे क्या होता है, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, बहुत सारे चेंजेस के लिए ये ग्रुप्स काम करते हैं, ठीक है। इन ग्रुप से क्या होता है, बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। एंड ऑल्सो ये जो ग्रुप्स होते हैं ये एक अपने आप को बाकी ग्रुप से डिफरेंशिएट करके रखते हैं। ऐसा नहीं कि सेम ऐसे ही ग्रुप्स और भी होंगे। अब एक नेबरहुड में एक ग्रुप है वो स्पोर्ट्स के लिए काम कर रहा है, वो ग्रुप डिफरेंट होगा दूसरे ग्रुप से जो सिर्फ आर्ट्स के लिए काम कर रहा है, ठीक है। कुछ ग्रुप्स होंगे जो पुअर चिल्ड्रन को पढ़ाने के लिए काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो सारे ग्रुप्स जो होते हैं अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं बाकी ग्रुप से, उनकी अपनी खुद की एक आइडेंटिटी होती है। एंड वो एक एक्सेप्टेंस एंड रिकग्निशन होता है एक नेबरहुड में उनका, ठीक है। सो लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनको समझते हैं कि ओके ये ग्रुप इस चीज़ के लिए काम कर रहा है, ठीक है।
तो ये था सब कल्चर, ठीक है, एंड आइडेंटिटी ऑल्सो। नेक्स्ट टॉपिक है एथनोसेंट्रिज्म। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो कल्चर्स होते हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में भी आते हैं। तो एथनोसेंट्रिज्म क्या है, जब हम अप्लाई करते हैं अपने कल्चर को दूसरे कल्चर्स को इवैल्यूएट करने के लिए, उसको बोलते हैं एथनोसेंट्रिज्म। तो इसमें क्या हम अपने कल्चर को या किसी एक कल्चर को सुपीरियर समझते हैं, एंड उसकी बिलीव्स या वैल्यूज होती हैं जो भी, उस उनको सुपीरियर समझते हैं, एंड बाकी अदर कल्चर से उसको कंपेयर करते हैं। लेकिन सोशियोलॉजी में क्या होता है, ये एक एम्पेरिकल मेथड इसमें हम फॉलो करते हैं, कोई नॉर्मेटिव डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें बोला कि कल्चरल सुपीरियॉरिटी होती है, तो थॉमस बेबिंगटन मैकॉले हैं, उनका जो फेमस मिनट आया था एजुकेशन के ऊपर 1835 में आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस टाइम पे इंडिया में। तो उन उसमें उन्होंने रिफ्लेक्ट किया था, एथनोसेंट्रिज्म रिफ्लेक्ट होता है उसमें। कैसे होता है कि उन्होंने कहा कि we must do we must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions who we govern, ठीक है। A class of person Indian in blood and color but English in taste and opinion, morals and intellect। तो मैकॉले कह रहे थे कि इंडियंस जो है ना, वो ब्लड एंड कलर में तो इंडियंस ही रहे, बट उनके जो टेस्ट हैं, ओपिनियंस हैं, मॉरल्स हैं, वो सब क्या हो, वो इंग्लिश हो, थिंकिंग उनकी इंग्लिश हो, थॉट्स उनका, इंटेलेक्ट जो है वो उस तरह से काम करे जैसे इंग्लिश का है, ठीक है। सो यहाँ पे वो अपने कल्चर को सुपीरियर समझ रहे थे एंड इंडियन कल्चर को वो इन्फीरियर समझ रहे थे, ठीक है। एथनोसेंट्रिज्म कॉस्मोपॉलिटनिज्म का ऑपोजिट है। कॉस्मोपॉलिटनिज्म क्या होता है, जिसमें हम दूसरे कल्चर की वैल्यूज जो होती हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, उनकी उनको वैल्यू करते हैं, ठीक है। सो जो कॉस्मोपॉलिटनिज्म है ये प्रमोट करता है कल्चरल एक्सचेंज को, कि आप दूसरे कल्चर की चीज़ों को एक्सेप्ट करो, एडॉप्ट करो एंड उनको फॉलो करो। इसका एग्जाम्पल है कि जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में डिफरेंट वर्ड्स को ले लेते हैं, ठीक है, फॉरेन वर्ड्स को भी लेते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो रही है। जैसे कि हिंदी फिल्म म्यूजिक को और इलेबोरेट करने के लिए डिफरेंट वेस्टर्न पॉप म्यूजिक है, उसको भी उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हिंदी फिल्म म्यूजिक जो है वो भी इलेबोरेट हो रहा है। तो अब ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है या फिर हिंदी फिल्म म्यूजिक है, ये अपनी आइडेंटिटी तो नहीं छोड़ रहे हैं, इनकी आइडेंटिटी वही है जो इनकी आइडेंटिटी थी, बस ये एक्सपेंड कर रहे हैं उनको यूज करके। सिमिलरली जब कॉस्मोपॉलिटनिज्म होता है, वो दूसरे आइडियाज को एक्सेप्ट करता है, उनको रिस्पेक्ट करता है, एंड कल्चरली जो है वो एक्सपेंड होता है, ठीक है। मॉडर्न सोसाइटी जो है वो इसको अप्रिशिएट करती है, कॉस्मोपॉलिटिज्म को, ठीक है। वो वेस्टर्न कल्चर को अपनाते भी हैं, ठीक है। सो वो वेलकमिंग होते हैं उसके लिए, न्यू चेंजेस के लिए। तो मॉडर्न सोसाइटी यहाँ पे इसका एक एग्जांपल हो सकता है कॉस्मोपॉलिटन कल्चर का। देन है कल्चरल चेंज। कल्चरल चेंज क्या होता है, जिसमें सोसाइटीज जो है उसके अंदर जो भी डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं कल्चर के, वो चेंज होते हैं, तो कल्चरल चेंज आता है। अब ये जो चेंज होता है ये इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल कॉजेज में क्या होता है कि एग्जाम्पल है, जैसे कि एक फार्मर है, वो नए मेथड से एग्रीकल्चर या फार्मिंग करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा हो, तो वो उसकी चॉइस है, वो उसने एक इंटरनल डिसीजन लिया है ये खुद के लिए, ठीक है। सेकंड एक्सटर्नल इंटरवेंशन क्या होगा, जैसे कि कोलोनाइजेशन था, कोलोनाइजेशन के टाइम पे एग्रीकल्चर किस तरह से चेंज हुआ, तो वो क्या था, एक एक्सटर्नल प्रैक्टिस थी जो कि हुई और उसके बाद एग्रीकल्चर में चेंज आया, ठीक है, तो वो एक्सटीरियर पार्ट हो गया।
अब ये जो कल्चरल चेंज है ये नेचुरल एनवायरनमेंट अगर चेंज होता है या आपका कांटेक्ट बढ़ जाता है दूसरे कल्चर्स के साथ या एडेप्टेशन की जो प्रोसेस होती है, इन सब चीज़ों से भी कल्चरल चेंज आ सकता है। ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल दिया है इन्होंने कि जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ है अगर उनसे कहा जाए कि आप अब फॉरेस्ट में नहीं जा सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, लीगल रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं बीच में। ठीक है, अब वो लोग क्या करेंगे, फॉरेस्ट में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक डिजास्टर्स इफेक्ट हमें उन ड्वेलर्स के ऊपर देखने को मिलेगा, उनके वे ऑफ लाइफ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ उनका कल्चरल चेंज आ जाएगा क्योंकि उनका पूरा कल्चर जो है वो फॉरेस्ट के साथ अटैच्ड है। और जब उन्हें फॉरेस्ट में ही नहीं जाने दिया जाएगा तो उनका पूरा वे ऑफ लाइफ चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद दो तरीके के चेंज होते हैं, ये जो कल्चरल चेंज होते हैं, एक होता है इवोल्यूशनरी चेंज और एक होता है रिवॉल्यूशनरी चेंज। जब रैपिडली कोई कल्चर जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है, उसके वैल्यूज या मीनिंग सिस्टम्स चेंज होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, रिवॉल्यूशनरी चेंज होता है। ठीक है, रिवॉल्यूशनरी चेंज जो होता है वो किसी भी पॉलिटिकल इंटरवेंशन के आने की वजह से या फिर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के वजह से या इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी पॉलिटिकल इंटरवेंशन हुआ उसकी वजह से एक पर्टिकुलर एरिया या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को कोई नुकसान हो रहा है तो वो लोग उसके अगेंस्ट जाएंगे। ठीक है, तो वो एक रिवॉल्यूशन क्रिएट करेंगे। जब वो रिवॉल्यूशन बढ़ता जाएगा, ठीक है, उसके अगेंस्ट देन कोई डिसीजन अगर आता है तो वो होगा रिवॉल्यूशनरी चेंज। जब उस रिवॉल्यूशन की वजह से कोई चेंज आएगा तो वो होगा रिवॉल्यूशनरी चेंज। इसका एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का एग्जाम्पल यहाँ पे। देन है एक एक्सपेंशन ऑफ मीडिया, बोथ इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट। अब ये इवोल्यूशनरी चेंज है या रिवॉल्यूशनरी चेंज है? सो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये एक इवोल्यूशनरी चेंज है क्योंकि ये बहुत टाइम के साथ लोगों में आ रहा है। कंटिन्यूसली काफ़ी जनरेशन है जिसको मीडिया को यूज़ कर रहे हैं एंड इसकी जो इफ़ेक्ट्स हैं, इम्पैक्ट्स हैं लोगों के ऊपर या एनवायरनमेंट के ऊपर या कल्चर के ऊपर, वो धीरे धीरे आ रहे हैं। एंड इसमें कोई पॉलिटिकल इंटरवेंशन या न्यू टेक्नोलॉजीज़ का इतना रोल नहीं है। न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो अपडेट हो रही हैं, बट किसी एक टेक्नोलॉजी के आने से ये इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं मार्केट में एंड वो इफ़ेक्ट कर रही हैं टाइम टू टाइम। तो इसमें टाइम जो है वो काफ़ी लग रहा है एंड ये एक रिवॉल्यूशन नहीं है, ये एक इवोल्यूशन है कि टाइम के साथ चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, कल्चर में। सो मुझे लगता है ये इवोल्यूशनरी चेंज है। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन। बर्थ के टाइम पे जो ह्यूमन इन्फेंट होता है उसको सोसाइटी के बारे में या सोशल बिहेवियर के बारे में कुछ नहीं पता होता। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो अप करता है, ठीक है, जैसे जैसे वो ग्रो कर रहा है वैसे वैसे उसको फिजिकल वर्ल्ड या की अंडरस्टैंडिंग होने लगती है। सही गलत, गर्ल बॉय, ठीक है, गुड गुड बॉय गुड गर्ल, गुड बॉय बैड बॉय, ये सब चीज़ें समझ में आने लगती हैं। ठीक है, उसको पता चलता है कि उसका कौन सा बिहेवियर है जिसको अप्रूव किया जाएगा, कौन सा बिहेवियर है जिसको डिसअप्रूव किया जाएगा। सो सोशलाइजेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल है वो सेल्फ अवेयर नॉलेजेबल पर्सन एंड स्किल्ड होता है, ठीक है, किसी भी कल्चर में जिसमें वो बॉर्न होता है तो वो अपने कल्चर की चीज़ें उसके अंदर सीखता है। ठीक है, सोशलाइजेशन का मतलब है कि जो एक इंडिविजुअल है वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अगर आप किसी भी इन बच्चे न्यू बॉर्न का सोशलाइजेशन ना हो तो वो ह्यूमन की तरह बिहेव नहीं कर सकता। इसका एक एग्जांपल है वुल्फ चिल्ड्रन। ठीक है, ये एक स्टोरी यहाँ पे इन्होंने दी है 1920 की बंगाल की। तो वहाँ पे कुछ दो गर्ल्स थी, उनको वो लोग कभी उनका सोशलाइजेशन नहीं हुआ, वो लोग ह्यूमन से इंटरेक्ट नहीं हुए, वो एक डेन में ही थे एंड वहाँ पे फिर उन्होंने बिल्कुल वो वुल्फ की तरह बिहेव करते थे एंड उनको देखा गया कि वो
नॉर्मली ह्यूमंस की तरह वॉक नहीं कर रहे थे, वो अपने फोर मतलब एनिमल्स की तरह ही वॉक कर रहे थे, ठीक है। सो उनका जो सोशलाइजेशन नहीं हुआ तो वो बिल्कुल एनिमल्स की तरह बिहेव कर रहे थे, उनका जो फूड हैबिट्स थी वो भी बिल्कुल एनिमल्स वाली थी। तो इसलिए जो सोशलाइजेशन है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसको समझा जाता है, ठीक है। और इस तरह के एग्जाम्पल जैसा ये वुल्फ डेन वाला था, ऐसा एग्जाम्पल डिफरेंट पार्ट्स से हमको देखने को मिले वर्ल्ड के। तो ये इसलिए फिर ये स्टडी जो हुई बहुत सारी, उसके बाद ये पता लगा कि ये जो सोशलाइजेशन है ये कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी न्यू बॉर्न के लिए, ठीक है, या किसी भी इंडिविजुअल के लिए। इसी के साथ साथ सोशलाइजेशन के साथ साथ ऐसा नहीं है कि सोशलाइजेशन किसका हो रहा है, सिर्फ न्यू बॉर्न का हो रहा है, बट सोशलाइजेशन जो एक प्रोसेस है वो लर्निंग की, वो थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है। तो न्यू बॉर्न के लिए तो सोशलाइजेशन हो ही रहा है, प्लस जिन लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है न्यू बॉर्न की अपब्रिंगिंग की, उनके लिए भी बहुत सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्रिएट हो रहे हैं, बहुत सारे नए लर्निंग एक्सपीरियंसेस उनको मिल रहे हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंसेस उनके लिए न्यू हैं पेरेंटिंग में, या जो ग्रैंड पेरेंट्स बने उनके लिए एज अ ग्रैंड पेरेंट्स बहुत सारे एक्सपीरियंसेस न्यू हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम है। सो वो भी अपनी एज में कुछ चीज़ें लर्न कर रहे हैं। तो डिफरेंट सेट ऑफ रिलेशनशिप है यहाँ पर, जो डिफरेंट जनरेशन्स हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में आके या एक दूसरे के साथ बहुत सारी चीज़ें लर्न कर रहे हैं, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है कि यंग चाइल्ड की लाइफ कब चेंज हो जाती है, जब एक सिबलिंग का बर्थ होता है। उस टाइम पे पेरेंट्स उसको किस तरीके का अटेंशन देते हैं, किस तरीके का टाइम देते हैं, उनका बिहेवियर उसके साथ कैसा होता है, तो ये सब चीज़ें उस इंडिविजुअल को इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। या पेरेंट्स के लिए दोनों को डील करना कैसा होता है, दोनों को कैसे ट्रीट करते हैं। तो इस तरीके से ये जो सोशलाइजेशन है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, और हर इंडिविजुअल की लाइफ में सोशलाइजेशन थ्रू आउट लाइफ चलता रहता है, ठीक है। तो फैमिली जो होती है वो प्राइमरी सोशलाइजेशन है, और सेकेंडरी सोशलाइजेशन जो है वो पूरा लाइफ चलता रहता है किसी भी इंडिविजुअल का। अब जो सोशलाइजेशन है ये कोई कल्चरल प्रोग्रामिंग नहीं है कि आपने कल्चर की ये चीज़ें उठा के किसी को दे दी और अब उसने सीख ली तो हो गया, कि ये कोई प्रोग्रामिंग की तरह फंक्शन नहीं करती है, जिसमें कि कोई इंडिविजुअल है वो पैसिवली बस आप जो बोल रहे हो वो सीखता रहेगा और वो सीख गया है, ठीक है। इसमें कि इंडिविजुअल की अपनी विल होती है, उसकी अपनी चॉइस होती है कि वो क्या सीख रहा है। इवन अगर हम न्यू बॉर्न बेबी का एग्जांपल देंगे देखें तो वो भी तभी रोता है जब उसको भूख लगती है। जब आप चाहोगे वो तब नहीं रोएगा कि आपने सोचा कि रो क्यों नहीं रहा है तो वो रो देगा, ठीक है। जब तक आप उसको परेशान नहीं कर रहे, वो एक अलग एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। बाकी बेबी तभी रोता है जब उसको भूख लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी अपनी विल है, उसकी अपनी नीड है, जब वो अ, कोई भी उसने एक्शन किया, एंड वो तब तक रोता रहेगा जब तक इन्फेंट जो है, इन्फेंट का जो भी केयर टेकर है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ठीक है। तो अब ये भी उसकी विल है कि वो कब तक रो रहा है, ठीक है। जब तक उसको मिल नहीं जाती जो चीज़ उसको चाहिए तो वो रोता रहेगा। तो इस तरीके से क्या है कि ये सब चीज़ें हमें बहुत नॉर्मल लग सकती हैं एवरीडे शेड्यूल में, पर जब चीज़ें कब कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, जब बर्थ हो जाता है एक्चुअल में चाइल्ड का, एंड तब चीज़ें क्या होती है बहुत डिफरेंट हो जाती हैं। इसी को अगर हम आगे समझें तो क्या होता है कि एक इंडिविजुअल जो है बहुत सारे उसके स्टेटस रोल होते हैं, ठीक है, सोसाइटी के अंदर। तो एक चाइल्ड जो होता है ना वो एक फैमिली का मेंबर तो होता है, बट उसके साथ साथ वो एक बड़े इन ग्रुप का भी, यानी कि खानदान, इन सब का भी पार्ट होता है, ठीक है। उसके ब्रदर्स सिस्टर्स या बाकी रिलेटिव्स के साथ भी वो इन्वॉल्व होता है, इंटरेक्ट करता है, रिलेटेड होता है उनसे, ठीक है। इवन अगर वो जिस फैमिली में बॉर्न हुआ है वो न्यूक्लियर भी हो सकती है और एक्सटेंडेड भी हो सकती है, और इसका डिफरेंट तरीके से उसके ऊपर इफेक्ट हो सकता है।
देन वो एक डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप के साथ भी एसोसिएट करेगा, लिंग्विस्टिक ग्रुप के साथ भी रिलेट करेगा, डिफरेंट ग्रुप्स के साथ रिलेट करेगा। एंड इन सब ग्रुप्स की जो एक डिफरेंट वैल्यूज नॉर्म्स होंगी वो सब डिफरेंट होंगी, जिसका डिफरेंट इफेक्ट होगा उस इंडिविजुअल के ऊपर। एंड ये जो उसके रोल्स हैं, जो डिफरेंट रोल्स हैं उसके, जो डिफरेंट ग्रुप से एसोसिएटेड है, ये थ्रू आउट लाइफ चलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार वो उनसे मिला और जाके उसने उनसे सब सीख लिया। ये थ्रू आउट लाइफ चलते रहेंगे, उसके एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड रहेंगे। ठीक है, जो रोल्स वो ऑब्जर्व करेगा, जो वो सोसाइटी उसको रोल समझाएगी, वो उनसे उसके थ्रू आउट लाइफ चलते रहेंगे। अब ये जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं, ये थ्रू आउट लाइफ जो है उसको एक इंडिविजुअल को मिल रहे हैं। ये डिफरेंट सोसाइटीज़ में या डिफरेंट फैमिलीज़ में डिफरेंट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सेम होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर दो डिफरेंट रिलीजन है तो उनकी डिफरेंट वैल्यूज़ और डिफरेंट कस्टम्स होंगे, डिफरेंट सारी चीज़ें होंगी। वैसे ही डिफरेंट फैमिलीज़ में ये रोल्स डिफरेंट हो सकते हैं। सो नेक्स्ट है एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। अब ये डिफरेंट एजेंसीज जो होती हैं सोशलाइजेशन की, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनमें चाइल्ड जो है वो पार्टिसिपेट करता है, जैसे फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप, नेबरहुड, ऑक्यूपेशनल ग्रुप। ठीक है, इवन सोशल क्लास, रीजन, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनमें भी चाइल्ड पार्टिसिपेट करता है एंड काफ़ी वेज में सोशलाइज होता है। ठीक है, सो देन फर्स्ट है फैमिली। फैमिली से कैसे सोशलाइज होता है? तो फैमिली जो होती है वो डिफरेंट कल्चर्स में या डिफरेंट फैमिली का जो सिस्टम्स होता है वो वेरी करता है। ठीक है, कोई भी स्टैंडर्ड एक सिस्टम नहीं होता है कि ओके सारी फैमिली सेम है और हर फैमिली में आप ये चीज़ें सीखेंगे। तो फैमिलीज जो होती हैं वेरी करती हैं डिफरेंट कल्चर में, एंड उनसे जो चीज़ें बच्चा सीखता है या जिस तरीके से सोशलाइज होता है वो पूरा जो एक फॉर्म हम कह सकते हैं वो सब वेरी करता है। ठीक है, तो फैमिली पहले तो दो टाइप की हो सकती है, न्यूक्लियर भी हो सकती है, जॉइंट भी हो सकती है। ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली में कौन होता है? पेरेंट्स होते हैं एंड सिबलिंग्स, उनके साथ इंडिविजुअल रहता है, तो वो न्यूक्लियर फैमिली होती है। एंड जॉइंट फैमिली में पेरेंट्स के साथ साथ ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, कज़न, ये सब चीज लोग भी रह सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा फैमिलीज कैसे वेरी कर सकती है? लोकेशंस का फर्क पड़ सकता है कि आप किस लोकेशन में रहते हैं। ट्रेडिशनल सोसाइटीज जो होती थी उसमें जो एक सोशल पोजीशन है कि एक इंडिविजुअल जिस फैमिली में बॉर्न हुआ है वो वहीं पे रहेगा। ठीक है, फैमिली के साथ रहेगा, उसका जो भी अपब्रिंगिंग है, अपब्रिंगिंग से लेके उसकी जो फर्दर लाइफ है वो सब उसकी फैमिली के साथ रहेगी। ठीक है, तो वो क्या होता था, वो उस सोशल क्लास या फैमिली तक ही रह जाता था जिसमें वो बर्थ लेता था। लेकिन अब मॉडर्न सोसाइटीज़ में क्या होता है, चिल्ड्रन जो होते हैं वो अपने तरीके से चीज़ें चूज़ करते हैं। ठीक है, किस नेबरहुड में या कम्युनिटी में रहना है उनको, आगे जाके वो चीज़ें अपने आप डिसाइड करते हैं। ठीक है, इस तरीके के डिसीजंस वो खुद लेते हैं। तो वो अब मॉडर्न सोसाइटीज़ में ये चीज़ें फॉलो नहीं होती हैं बहुत जगह की। आप जिस सोशल क्लास में या जिस बैकग्राउंड में हैं आप उसी में रहेंगे थ्रू आउट योर लाइफ। ठीक है, सो अब क्या है, सोशल क्लास या फिर आपका जो लोकेशन है वो सब चीज़ें चेंज हो सकती हैं। देन है पीयर ग्रुप्स। पीयर ग्रुप्स में सोशलाइजिंग एजेंसी कैसे वर्क करती है? पीयर ग्रुप्स जो होता है ये बेसिकली फ्रेंडशिप ग्रुप्स होते हैं चिल्ड्रन के, जो सिमिलर एज में होते हैं। ठीक है, बहुत सारी ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में सेम एज के जो स्टूडेंट्स होते थे या सेम ग्रेड के जो स्टूडेंट होते थे वो मेनली पीयर ग्रुप फॉर्म करते थे। ठीक है, पीयर का मतलब होता है इक्वल एंड फ्रेंडली रिलेशंस जो होते हैं यंग लोगों चिल्ड्रन में।
उनको हम बोलते हैं, ठीक है। सो ये फोर्सफुल या फिर कोई भी फिजिकली स्ट्रांग चाइल्ड जो होता है वो डोमिनेट कर सकता है इसमें किसी को, या फिर सब एक दूसरे को गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप हो सकता है, सब एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी चीजें जो बच्चा अपनी फैमिली से सीखता है वो सारी चीजें कई बार यहाँ पे टेस्टेड होती हैं, ठीक है। बच्चा उनको टेस्ट करता है या नई चीजों को एक्सप्लोर करता है। इसका एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है यहाँ पर, नहीं दिया है बट हम इसको समझ सकते हैं ऐसे, जैसे कि हो सकता है किसी फैमिली में बच्चे ने सीखा हो कि अ, झूठ बोलना गलत है। वहीं उसने अपने किसी फ्रेंड को झूठ बोलते हुए देखा, बट उसने रियलाइज किया कि उसने किसी अच्छे के लिए झूठ बोला। तो उसने उस चीज़ को वहाँ पे एक्सप्लोर किया कि झूठ बोलना गलत तो है, मैंने यही सीखा है हमेशा से, पर वो सही कैसे हुआ उस सिचुएशन में। तो वो वहाँ पे एक्सप्लोर भी करता है चीज़ों को। एंड ये इस तरीके के जो पीयर रिलेशनशिप्स होते हैं ये किसी भी इंडिविजुअल के एटीट्यूड्स या बिहेवियर्स को इफेक्ट करते हैं, शेप करने में हेल्प करते हैं। देन आता है स्कूल। स्कूल जो है वो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, और हम इसको फॉर्मल वे ऑफ सोशलाइजेशन भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक डेफिनेट करिकुलम होता है सब्जेक्ट्स का कि आप ये करिकुलम है, आप ये चीज़ें पढ़ाओगे स्कूल में, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है, एक इनफॉर्मल जो चीज़ चलती है स्कूल में वो होता है हिडन करिकुलम। तो हिडन करिकुलम भी साथ साथ फंक्शन करता है, ठीक है, जो कि कंडीशन करता है कि चाइल्ड की लर्निंग को, कि आपने उसको कोई इंस्ट्रक्शन दिया तो वो उसके ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। तो ये हिडन करिकुलम में इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसका एक एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे दिया है कि बहुत सारे ऐसे इंडिया और साउथ अफ्रीका में स्कूल्स हैं जहाँ पे गर्ल्स को बोला जाता है कि वो क्लासरूम में की सफाई करेंगी, ठीक है, बॉयज़ को नहीं बोला जाता है। बट इस तरीके की चीज़ें बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हुई हैं हिडन करिकुलम के ऊपर, ठीक है, जहाँ पे ये चीज़ें ऑब्जर्व की गई हैं, इनके ऊपर रिफ्लेक्ट किया गया है, स्टडी किया गया है। तो उसके बाद ऐसे बहुत सारे स्टेप्स भी लिए गए हैं जहाँ पे इन चीज़ों को नॉर्मलाइज किया गया है, ठीक है। नॉर्मलाइज किस तरीके से किया गया है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं स्कूल में, ठीक है। तो हिडन करिकुलम एक जो चीज़ है वो बहुत और भी अलग अलग पैरामीटर्स में देखने को मिल सकती है स्कूल्स में, एंड इवन हम लोगों ने भी देखी होंगी जिस, ठीक है। देन है मास मीडिया। मास मीडिया जो है वो हमारी एवरीडे लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है ऑलरेडी, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या टेलीविज़न है वो एक्सपेंड कर रहा है, एंड प्रिंट मीडिया जो है वो उसकी भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है अभी के टाइम में, ठीक है। अर्ली टाइम्स में जो प्रिंट मीडिया होता था वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव था, ठीक है। उसमें कुछ बुक्स होती थी, ठीक है, जिनमें विमेन को बताया जाता था कि एक एग्जाम्पल यहाँ दिया है कि कंडक्ट बुक्स होती थी कुछ, तो उसमें विमेन का रोल वो लोग एक्सप्लेन करते थे या बताते थे कि हाउ टू बी अ बेटर हाउस कीपर्स या फिर मोर अटेंटिव वाइफ्स, ठीक है। सो विमेन को ही क्यों हाउस कीपर का रोल सिखाया जा रहा होता था उन पर्टिकुलर बुक्स में, या फिर विमेन को कैसे अटेंटिव वाइफ्स होना है, बनना है। तो ये उन वो बुक्स सिखा रही होती थी। तो वो बुक्स क्या थी, पर्टिकुलरली विमेन को हाउस कीपर्स बनाना चाह रही थी, वो विमेन के को अटेंटिव वाइफ्स बनाना चाह रही थी। तो इन हम इसको समझ सकते हैं कि वो विमेन को सोशलाइज कर रही थी सोसाइटल रोल के अकॉर्डिंग, कि वो सोसाइटी में जो विमेन का रोल देखते हैं उसके अकॉर्डिंग वो उसको सोशलाइज करना चाह रही थी। तो मास मीडिया जो है वो किस तरीके से सोशलाइज करता है, तो कंडक्ट बुक्स उसका ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब ये जो मीडिया है ना ये किसी भी इंफॉर्मेशन को ज़्यादा डेमोक्रेटिक बना देता है, कैसे बनाता है कि
जैसे कि एक डिफरेंट वेज है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के। ये बहुत सारी ऐसी जगहों पर भी पहुंच जाते हैं जहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो बुक्स नहीं पढ़ सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो है उसके थ्रू वो उन चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है। और फिर कुछ ऐसी स्टडीज रही हैं जहाँ पे ये दिखाया गया है कि टेलीविजन पे बच्चे जो चीज़ें देखते हैं या एडल्ट्स जो चीज़ें देखते हैं वो चीज़ें उनके बिहेवियर में नज़र आती हैं। कुछ स्टडीज है जिनमें उन्होंने देखा है कि अगर कुछ ऑन स्क्रीन वायलेंस उन्होंने देखा है वो उनके एग्रेसिव बिहेवियर में भी रिफ्लेक्ट होती हैं चीज़ें। एंड ये चीज़ें अभी भी बहुत डिबेट में है कि मीडिया कैसे इफेक्ट कर रहा है। ठीक है। मीडिया का क्या रोल है सोशलाइजेशन में, कैसे सोशलाइज करता है, ठीक है, या कैसे इफेक्ट करता है चिल्ड्रन को। देन इसका एक इन्फ्लुएंस ये भी है कि मीडिया जो है, मीडिया की वजह से बहुत सारी चीज़ें लोग ऐसी इंफॉर्मेशन उनको मिलती है जो वो काफ़ी हद तक एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो उनको उन चीज़ों का एक्सपोजर नहीं है, लेकिन वो मीडिया के थ्रू वो चीज़ें और डिफरेंट अदर सोशलाइजिंग एजेंसीज हो सकती हैं जिसमें क्या आ सकता है आपका वर्क प्लेस, जहाँ पे आप वर्क करते हो वहाँ पे भी आप क्या डेली बेसिस पे जाते हो, फिर नए लोगों से इंटरेक्ट करते हो, डिफरेंट कल्चर्स आपको देखने को मिलते हैं, डिफरेंट कल्चर की चीज़ें आप देखते हो समझते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आप उनमें से भी लर्न करते हो। तो लर्निंग जो है आपकी वो कंटिन्यूस चल रही है डेली। ठीक है। जब आप डिफरेंट वर्क प्लेस पे जा रहे हो। ठीक है। इसके अलावा है सोशलाइजेशन एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। ये हमने भी बताया था कि जो एक न्यूबॉर्न है वो अपनी विल के अकॉर्डिंग रोता है एंड ऑल। वैसे ही जब जो चाइल्ड है या इंडिविजुअल है वो ग्रो करता है तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको कंफॉर्मिटी के साथ आ रही है, कि आपको जो कह दिया है आप वही कर रहे हैं और वो करते जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं सोशलाइजिंग एजेंसीज के बीच में। इसका एक एग्जांपल है कि स्कूल एंड होम के बीच में होगी जो चीज़ें आपको घर पे सीख रहे हो, स्कूल नहीं चाहता है कि आप वैसे बिहेव करो वहाँ पे। कई बार बोला जाता है ना, बच्चे अगर शोर मचाते हैं कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तो वहाँ पे इस तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कई बार बच्चों के बैकग्राउंड को लेके बोल दिया जाता है। ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि स्कूल एंड होम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, या होम एंड पीयर ग्रुप्स के बीच में मिल मिल सकता है। ठीक है। पेरेंट्स जैसे कि अलाउ नहीं करते हैं कि आप इस बच्चे के साथ नहीं खेलोगे। ठीक है। कि ये गंदा बच्चा है, इस तरीके की चीज़ें यूज़ करते हैं, वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे इंडिविजुअल विल जो होती है उसके यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअलिटी और हमारी जो फ्री विल है वो यहाँ पे सोशलाइजेशन की वजह से खत्म हो जाती है, कि अब जो भी कुछ है वो सोशलाइजेशन ही है। आपका जो सोशलाइजेशन हो रहा है, आपको जो चीज़ें सिखाई जा रही है आप वैसे बिहेव करो। आप जो है आपकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी एंड फ्रीडम होती है, आपकी एक आइडेंटिटी क्रिएट होती है, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो क्रिएट हो रही है हमारे एक्सपीरियंसेस से हो रही है। हमारे एक्सपीरियंसेस कैसे हैं सोसाइटी में, वो चीज़ें जब हमारी आइडेंटिटी क्रिएट कर रही हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को पैसिवली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एंड बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं। एंड हमारा जो एक इंडिपेंडेंट थॉट एंड एक्शन है वो हमें सोशलाइजेशन से ही मिलता है। अगर हमारा सोशलाइजेशन ना हो तो हम ह्यूमंस की तरह बिहेव नहीं ही करेंगे। इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो सोशलाइजेशन इम्पॉर्टेंट है इवन हमारे इंडिपेंडेंट थॉट एंड एक्शंस को हमें देने में भी। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक बॉक्स में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी है कि हाउ जेंडर्ड इज सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन जो है वो जेंडर्ड कैसे है। ठीक है। सो ये ना कृष्ण कुमार की एक रीडिंग है जिसमें उन्होंने बोला है कि जो बॉयज है ना उनके लिए जो गलियां हैं, स्ट्रीट्स हैं, वो बहुत सारी चीज़ों के लिए वो वहाँ खड़े हो सकते हैं, घूम सकते हैं, कुछ नहीं कर रहे तो खड़े होके बस देख सकते हैं। ठीक है। अ, या गलियों में आराम से बाइक चला सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो बॉयज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन
कुछ जो गर्ल्स हैं, हर गर्ल के लिए ऐसा नहीं है। लड़कियां नहीं ऐसे मतलब आपको मिलेंगी कि खड़ी हैं वो बस, और फिर खड़ी हैं तो वो खड़ी रहेंगी, ठीक, कि कोई उन्हें कुछ कहेगा नहीं, ठीक है। तो ये चीजें हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते इतना, ठीक है। और इन्होंने कहा कृष्ण कुमार ने कि गर्ल्स के लिए ना स्ट्रीट जो है वो सिंपली क्या है कि एक सिर्फ एक रास्ता है कि घर से वो स्कूल जा रहे हैं या स्कूल से घर जा रहे हैं, और वो भी मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो होती हैं वो क्लस्टर में जाएंगी, ठीक है। क्योंकि उनके अंदर एक फियर होगा कि वो किसी तरह का असॉल्ट ना फेस करें, ठीक है, इस तरीके का फियर होगा, यहाँ पे कृष्ण कुमार ने ये बोला है, ठीक है।